अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं, उसमें अबतरी ही आ रही है, बेहतरी की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है। मुख्तलिफ़ हवालों से अगर देखा जाए सियासी लिहाज से तो देख रहे हैं आप लोग कि क्या सूरत हाल चल रही है, कितनी अजीब-सी कैफ़ियत है और हर शख़्स जो है वो एक परेशानी के आलम में है। साथ-साथ माशी एतबार से देखा जाए तो वहाँ पे जो इशारे आ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉलर के हवाले से लोगों में कंसर्न मौजूद है। कराची के लोग जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कितने मसाइल चल रहे हैं और फिर अभी ये खबर जो आई है आज कि शहबाज शरीफ साहब ने मिनी बजट लाने की भी इजाज़त दे दी है। तो इसका मतलब है कि मज़ीद टैक्सेस, मज़ीद प्रॉब्लम्स और मज़ीद परेशानी जो है वो अवाम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे और इस हवाले से हमें आज जॉइन कर रहे हैं हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त इनका बैकग्राउंड है। एक अखबार भी चलाते हैं, पिछले 20-25 साल से अखबार चला रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं आई कैन टेल यू फॉर द अथॉरिटी। और ख़ास तौर पे इनका जो बैकग्राउंड है टेलीविज़न के हवाले से आप देखते रहे हैं इनको मुख्तलिफ़ शोज़ के अंदर एनालिस्ट के तौर पर, होस्ट के तौर पर, अभी भी ये सुनो टीवी जो है उसके साथ मुंसलिक हैं। तो ज़ुल्फ़िकार साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच इसरार भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। एक तो ये है कि लाहौर में आप बैठे हुए हैं, लाहौर में मैंने सुना था स्मॉग अब ज़रा थोड़ी-सी बेहतर हो रही है और आजकल तो लाहौर से खबर सिर्फ़ कासिम अली शाह साहब की आ रही है। लाहौर में कुछ और भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसरार भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बहरहाल आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप की गुफ्तगू के अंदर, आपके प्रोग्राम्स के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर हमेशा पाकिस्तानियत की एक झलक नज़र आती है और हमेशा आप पाकिस्तान के इश्यूज को बड़ा पॉजिटिव अंदाज में लेके आते हैं। बड़ी नवाज़िश। इसरार भाई, लाहौर में स्मोक तो खासी कम हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरह अबतरी की आपने बात की, वो दिन ब दिन सूरत हाल बेहतर होने की बजाय ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। एक कासिम अली शाह साहब का जो मामला है, ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात है कि एक तरफ इमरान खान को मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड थोड़ी सी बात करूंगा, उनको ट्रैप किया गया है ये दोनों असम्बलियों से बाहर आने के लिए। अच्छा। और वो मेरे भोले बादशाह, आपको पता है ना कि हमेशा से ही कुछ फैसले ऐसे कर देते हैं हुँ, और उसके बाद जाके उनको एहसास होता है और फिर वो कहते हैं कि जी फलां शख्स ने इस तरह किया और उसके बाद ऐसे हो गया। तो उनको मैसेज भेजा गया कि अगर आप दोनों, यानी उसमें कोई पिंडी वाले दोस्त शामिल थे, कुछ और दोस्त हाँ, शामिल थे, कुछ मीडिएटर शामिल थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों असम्बलियों से बाहर आ जाएं तो एक बड़ा जबरदस्त प्रेशर बिल्ड होगा गवर्नमेंट के ऊपर और अल्टीमेटली कौमी असम्बली भी डिसॉल्व हो जाएगी और उसका रास्ता भी हम हमवार कर देंगे। तो आप ये प्रेशर बिल्ड करें, दोनों असम्बलियों से बाहर आएं और इनको तहलील कर दें और साथ ही कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन की एक राह हमवार हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली वो करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने कर दिया। केपी असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों उन्होंने तहलील कर दी। सूरत हाल आपके सामने है। ये उनके एक बहुत बड़े दोनों मोर्चे थे, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जब कौमी असम्बली के अंदर उनको ये भी मैसेज भेजा गया नोली की तरफ से कि अगर आप ज्वाइन कर लें वापस असम्बली को तो हम आपको वेलकम कहेंगे, आप ये जलसे जुलूस और धरने छोड़ दें, हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है डेमोक्रेसी का। तो आप आए और हमारे साथ डायलॉग करें, असम्बली का हिस्सा बने, प्रोसेस का हिस्सा बने। जब उन्होंने प्रोसेस का हिस्सा बनने की अनाउंसमेंट की और वो असेंबली के अंदर वापस जाने लगे तो साथ ही स्पीकर ने 35 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए रातों रात। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसकी वो अनाउंसमेंट खुद कर चुके खुद थे, कर चुके थे, हाँ। केवल एक एक बंदे को मिलेंगे और उनकी कंसेंट लेंगे और उसके बाद वो उनके इस्तीफे कबूल करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे ही होता है। लेकिन ठीक। उन्होंने ये भी नहीं, इसका भी ख्याल नहीं किया और उन्होंने रातों रात उनको फारिग कर दिया। यानी इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी थी, एक तरह से उसको फेल कर दिया। अच्छा, हुँ, अब इसका लिंक कासिम अली शाह से इसलिए है कि एक तरफ ये किया जा रहा है कि उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाने के नाम पे ट्रैप किया जा रहा है। दोनों उनकी गवर्नमेंटें खत्म करवाई गई हैं। साथ ही साथ कासिम अली शाह साहब को लॉन्च किया गया। अच्छा, हुँ, कासिम अली शाह साहब की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। आजकल तो खैर वो बड़ी सफाइयां दे रहे हैं। कासिम अली शाह साहब
چونکہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ فوج کے اندر بہت سارے لوگ ان کے جاننے والے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے دوست ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگوں سے ان کے لنکس ہیں. اور میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو خود انہوں نے شیئر کی اپنے ایک دوست کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی موجودہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اس میں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں، اور میرا ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ ڈسکس ہوا ہے. اور وہ پروجیکٹ کیا ہے؟ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یوتھ جو ہے وہ بالکل دوسری ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، اور پاکستان کی یوتھ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک سلوگن ان کو دینا چاہیے. اور وہ سلوگن کیا ہوگا؟ سلوگن یہ ہوگا کہ شخصیت پرستی نہیں، وطن پرستی. اور آپ اس کو لیڈ کریں. اور اس کے لیے ایک بڑا فنڈ مختص کیا گیا. اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا گھر بھی چینج کروایا گیا، ان کو سیکیورٹی بھی دی گئی، ڈالے بھی دیے گئے، سرکاری گاڑیاں بھی دی گئیں، پیسہ بھی دیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک پلان کیا گیا پورے وزٹس کو سیالکوٹ سے سٹارٹ کرنا تھا، اور پورے پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے جانا تھا، اور انہوں نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ وہ شخصیت پرستی سے ہٹ جائیں اور وطن پرستی کی طرف آ جائیں. یعنی ایک طرف عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، آپ اسمبلیوں سے باہر آئیں، قومی اسمبلی کو ہم توڑ رہے ہیں اور فارغ کر رہے ہیں، وہاں پہ پریزیڈنٹ ان کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، اکثریت وہ لوز کر دیں گے، اور پورے ملک کے اندر الیکشن ہوگا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف قاسم علی شاہ صاحب کو لانچ کیا جا لانچ رہا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ لیکن ہے. یہ تو جو بات ذوالفقار صاحب کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن میرا ان سے رابطہ ہوا تھا، رات کو بھی ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ایک انہوں نے کانسیپٹ پیپر میرے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، میں وہ چونکہ انہوں نے بھیجا ہے تو میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں میں اس کو ڈینائی کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے طور پر لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں اور میں سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ واقعتاً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر ہے تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر. کسانہ صاحب، بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروائی گئی، اور وہاں پہ ایک پیکج ڈیل ہوئی، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو وزیر تعلیم لیں گے، اچھا. ایجوکیشن منسٹر لیں گے، اور اگر موجودہ سیٹ اپ کا آپ حصہ نہیں بننا چاہتے، آپ یہ کمپین کر لیں تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کا آپ حصہ ہوں گے. تو یہ بہت ساری باتیں ان کے ساتھ بڑی کھل کے ہوئی ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی یہ سارا پیکج ایکسیپٹ کیا، اور اس کے تحت ہی انہوں نے اپنی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹی شروع کی. لیکن پہلے ہی ابھی سٹارٹ ہی لیا تھا، 24 گھنٹے میں 3 بڑی پرسنالٹیز کے انٹرویو انہوں نے کیے. لیکن یہ بھی حیرانگی کی بات ہے سر بھائی، آپ اس شعبے کے اندر ہیں، آپ نے بڑی ٹکا کے پاکستان کے اندر انٹرویوز کی دنیا اور ٹی وی کی دنیا اور اخباروں کی دنیا، اس ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے. کس طرح پاسبل ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ دن میں آپ پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور آپ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں 3 انٹرویو، بڑے انٹرویو کرنے کے بعد وہ انٹرویو تیار بھی ہو جاتے ہیں، ان کے کلپس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا آپ کمپیریزن کرتے ہیں تینوں پرسنالٹیز کا. 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ کر کے 36 گھنٹے میں آپ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاہ جی کو سپیڈ زیادہ پکڑ گئے ہیں. تو لیکن مجھے دیکھیں، اس لیے مجھے تو زیادہ فکر اس لیے میں نے ان کو بھی کہا ہے. میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیسے دے یا کوئی آپ کو پاور دے دے یا کچھ بھی دے دے، مجھے اسے کوئی میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے تھے، جو عزت آپ کو ملی ہوئی تھی، اس عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے. لیکن جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ذوالفقار صاحب یہ پھر ان کا کوئی ڈیسیژن مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، اور یہ نہ ہو کہ کہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو جائے. ایون اگر ان کو منسٹری بھی ملتی ہے تو وہ 2-4 مہینے کی منسٹری یا 6 مہینے کی بھی اگر منسٹری ہو تو کیا فائدہ. خزانہ صاحب ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا، ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، بڑی عزت تھی. آپ دیکھیں اس کنٹروورسی کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. ان کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی، ان کی جو ریٹنگ 4.3 تھی وہ 1.3 آ گئی. ان کے بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر، ان کی جو کلاس لی جا رہی ہے پورے سوشل میڈیا کے اندر، اور بار بار صفائیاں دے رہے ہیں. اور جو اوورسیز سے پیسے ویسے آ رہے تھے، جو ڈونیشنیں آ رہی تھیں، اس میں ایک واضح کمی ہے میری انفارمیشن کے مطابق. ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہے، اور اس کی ریپیئرنگ میں اب وہ لگے ہوئے ڈیفینسو پوزیشن پہ. اب انہوں نے وزٹس کیا کرنے تھے، وہ اپنی جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے اوپر لگ گئے ہیں.
کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کنٹروورسی کا حصہ بن کے اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اپنے فالوورز کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. ہمارے وہ دوست ہیں, محسن ہیں, بھائی ہیں, ہاں ہاں لیکن ان کو میرا خیال ہے اس کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. جس لائن کے اوپر وہ جا رہے تھے اور جس سٹائل کے اوپر جا رہے تھے, ان کی سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس تھی, ہاں ہاں. وہ زیادہ بہتر تھا. آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا لیکن ہے. لیکن جو لانچ کر رہے ہیں, آپ کا اشارہ بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے, تو جو اگر وہ لانچ کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا اس میں سے؟ کیا واقعتاً پہلے کی جو انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں ابھی تک عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, وہ تو سارے بیک فائر ہوئے ہیں. ابھی کیا قاسم علی شاہ صاحب کے اندر اتنا کیپیسٹی ہے کہ وہ عمران خان جیسی ایک بلند قامت شخصیت کو منیمائز کر سکیں, اس کو کم از کم اور کچھ نہیں تو ڈیمیج کر سکیں؟ دیکھیں, اگر عمران خان کسی حد تک فرسٹریٹ ہے, ہماری کو 3 ملاقاتیں پچھلے 1.5 مہینے سے ہوئی ہیں ان کے ساتھ, بڑی لمبی لمبی بھی ہوئی ہیں, اے پی این ایس سی پی این کے پلیٹ فارم سے بھی ملے ہیں, لاہور کے جرنلسٹوں کے طور پہ بھی ہم 2 دفعہ مل چکے ہیں. ایک ملاقات 2 گھنٹے کی تھی, اس دن انہوں نے کسی اور کو نہیں ملے, طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے کہا جی میں ساری مصروفیت کینسل کر دی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. تو 2 گھنٹے, 2.25 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, تو ہم نے فیل کیا کہ عمران خان کی حد تک بھی کچھ چیزوں میں وہ پینک ہے, کچھ میں فرسٹریٹ ہے, اور کچھ میں وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, میں بڑے یقین کے ساتھ آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں فیکٹس کو, کہ وہ بھی بہت پینک ہے. یعنی انہیں کیسی روئے ایسی بھی ہیں تو روئے تسی بھی ہو. سو اس طرف بھی کوئی سکون نہیں ہے. وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے, یہ جب بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے, اور ٹاورنگ پرسنالٹی ہے, اور ہیرو بھی ہے, اور یوتھ اس کو فالو کر رہی ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی یوتھ وہ نہ تو مریم کو فالو کر رہی ہے, نہ بلاول کو کر رہی ہے, نہ مونس کو کر رہی ہے, نہ گیلانی برادران کو کر رہی ہے, نوجوانوں کو. وہ ایک 72 سال کے ایک بزرگ ہاں ظاہر لیڈر ہے, عمر کے حساب سے تو بزرگ ہی ہے نا. ہاں. تو اب 72 سال کا ایک لیڈر, اس کی ساری یوتھ کی فالوئنگ کا لیول یہ ہو کہ والدین گھروں میں جائیں, سرکاری افسران گھروں میں جائیں, ججز گھروں میں جائیں, ایون فوج کے لوگ جائیں اور گھر میں جا کے لڑائی شروع ہو جائے اور بچے ان کی کلاس لینا شروع کر دیں. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ اور بن گیا. اس کاؤنٹر کے لیے ان کا خیال ہے کہ کالجز یونیورسٹیز کے اندر شاید اس طرح کی کوئی پروڈکٹس لانچ کی جائیں تو کوئی فرق پڑے گا. لیکن بات آپ کی صحیح ہے, ایک سکرپٹ کسانہ بھائی ہوتا ہے جو انسان بناتے ہیں, ایک سکرپٹ اللہ میاں کا بھی ہوتا ہے. تو ایبسلیوٹلی. میرا خیال ہے کہ اللہ میاں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہر ان کے خلاف جو اس طرح کا قدم ہے وہ الٹا پڑ رہا ہے. تو پڑ جاتا. لیکن چونکہ اس میں ملک کے میں ایک اکثر بات کہتا ہوتا ہوں ذوالفقار صاحب, وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیمیج اگر کوئی کرے گا نا تو وہ عمران خان ہی ہوگا, وہ عمران اور ورثت کوئی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. اس کی ایک خیر بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ میں کسی دن بتاؤں گا, پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں اس میں بتایا تھا. لیکن عمران خان کو ڈیمیج اگر کیا تو عمران خان خود کرے گا, اس کو اس طرح کے انیشیٹیوز یا اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں وہ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی. چلیں ہم دیکھتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور یہ وہ کیا کرتے ہیں, اور کیا ان کو اگر کوئی ٹارگٹس دیے بھی گئے ہیں. میں تو ابھی تک بھی یہ وشفل تھنکنگ میں ہوں کہ ان کو ایسی کوئی چیز نہ ہوئی ہو, وہ صرف اپنے طور پہ یہ کر رہے ہوں. تو جی بسم اللہ, مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ جو مرضی وہ کریں, لیکن کسی کے کہنے پہ کرنا پھر وہ اس میں ظاہر ہے کہ انگلیاں اٹھیں گی, شک بھی اٹھے گا, اور ہمیں بھی تکلیف ہوگی. تو کمنگ بیک ٹو دی مین ٹاپک, یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ذوالفقار صاحب, آپ تو وہاں پہ یو آر ان دا تھک آف اٹ, کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اسمبلیاں توڑنے کے بعد, اور پھر فیڈرل میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے اعتبار سے کتنی زیادہ بہت ہی گراوٹ آ چکی ہوئی ہے. اس وقت ملک کا عام آدمی کس طرح دیکھ رہا ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, عام آدمی بہت پینک ہے اور بڑا اپسیٹ ہے. کاروبار آپ کے ٹھپ ہیں. ایک کاروبار ریئل اسٹیٹ کا ہوا کرتا تھا جو برے ترین حالات میں بھی تھوڑا بہت چلتا تھا, اور 40-45 انڈسٹریز کو لے کے وہ چل رہا ہوتا تھا, وہ بھی مکمل طور پہ ٹھپ ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈی ایچ اے پورے ملک کے اندر جتنے بھی ہیں وہاں پہ ٹرانسفرز بند پڑی ہیں. جہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے روزانہ ٹرانسفرز ہوتی تھیں, رش ہوتا تھا, وہاں پہ 1-2 ٹرانسفرز ہو رہی ہیں. یعنی ڈی ایچ اے کی فائلز بھی
आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गई हैं। जो 1.5 करोड़ की प्लॉट था, फाइल थी, वो 40 लाख 35 लाख पे वो ट्रेड कर रही है। तो इतना इसका फ़र्क पड़ मतलब गया ये है? इतना फ़र्क पड़ गया है कि, और दूसरा महंगाई पे तो खैर बात ही नहीं हो सकती। हुँ, डॉलर्स के ऊपर जाने से आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है, बिलों के ऊपर कितना असर पड़ा है, गैस, बिजली के हुँ, बिल्स और रोज़मर्रा की अशिया। तो उन्होंने प्रैक्टिकली कसाना साहब लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। ओहो! गांधी ने कहा था, एक दफ़ा उसने अपने लोगों को एडवाइस किया, उसने कहा ये जो ममालिक चलते हैं ना, उसमें गरीबों का खास कर, उसने कहा कि अगर सर्वाइवल करना है ना पॉलिटिकल सिस्टम हाँ, में, डेमोक्रेसी में, तो 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नंबर 1, जो आटा होता है ना, एक बेसिक नीड है हुँ, आटा, बिल्कुल। इसको महँगा नहीं होने देना। रोटी, मज़दूर रोटी खाता है और वो बेचारा, आपको पता है, दिन में 2-3-4 रोटियाँ जब तक नहीं खाता उसको सुकून नहीं आता। बड़े लोग तो हाँ, चलो वैसे ही कोई और चीज़ें खा लेते हैं, बाहर हाँ, से चीज़ें मंगवा के खा लेते हैं, सही और बात है। उनकी फूड भी आपको पता है क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1, आटा महँगा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा गरीब की जो सवारी है, उस वक़्त साइकिल हुआ करती थी, आज मोटरसाइकिल है। उसने कहा ये हाँ, महँगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उसने कहा सिनेमे की जो टिकट है, ये महँगी हाँ, नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, 3 चीज़ों का उसने कहा ख्याल रखो, तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, चलता ये रहेगा। इसी हुँ, तरह चलती रही। हुँ, अब आज के लोगों की विज़डम का लेवल ये है, कहाँ नेहरू और गांधी और कहाँ ये माशाल्लाह हुँ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हमारे हाँ, दोस्त हैं। हाँ, अब ये इन्होंने चीखें निकलवा दी हैं लोगों की कि रोटी 30 रुपए से हुँ, ज़्यादा हो गई है, नान को 40 रुपए का हो गया। अब मुझे बताएँ कि मुझे कल परसों एक दोस्त कह रहा था कि जी मैं सिर्फ़ इस वक़्त का इंतज़ार कर रहा था कि गरीब आदमी की ये रोटी जब 30 रुपए क्रॉस करेगी तो ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। ओए अब होए! तो यकीन करें कि यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि किसी वक़्त भी कोई ये बम फट सकता है, लोग निकल सकते हैं और एक अनारकी की सूरत-ए-हाल हो सकती है। ओवरऑल खज़ाने की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। बहुत, बहुत बुरी हालत है। लेकिन जी, इसमें आप इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं, वो एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका कल हमने मुज़ाहरा देखा कैप्टन सफदर साहब की शक्ल में कि बाजवा साहब को टारगेट करें, जस्टिस जो हमारे पुराने थे साकिब साहब उनको टारगेट करें, इमरान को टारगेट करें, जनरल फैज़ को करें। तो क्या इस तरह के हालात में इस तरह का नैरेटिव जो है वो बिक सकेगा और ख़ास तौर पे उस बैकग्राउंड में कि इन सब से तो इन्होंने फ़ायदे उठाए हुए हैं, ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब से बड़ा उनका फ़ायदा पहुँचाने वाला और कौन हो सकता है? देखिए जी, बाजवा साहब ने तो पैकेज डील दी है, एनओरो 2 दी है, इसमें कोई शक नहीं। ये इमरान खान सही बेचारा पीटता है और सही कहता है। एनआरओ 1 मुशर्रफ ने दिया था, एनआरओ 2 बाजवा साहब ने दिया, और एक पैकेज डील दी पूरी, और उसमें एक एक चीज को उन्होंने डंडे के जोर पे पूरा किया। जो जो कहा गया कि ये सारी चीजें हमें चाहिए, और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये पैकेज डील जो है वो नवाज शरीफ और बाजवा साहब के दरमियान बराह रास्त हुई। यानी इस दफा सुसर साहब समेत और मरियम और बाकी तमाम लोगों की मुलाकातें दर्जनों के हिसाब से हुई। मलक अहमद खां का भी उसमें एक रोल था, लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं खुद मिलूंगा हुँ, और मिल के खुद सारी चीजें इस दफा डिसाइड करूंगा। और फिर बड़े लोगों ने यहाँ से ट्रैवल किया, कुछ जहाज स्पेशल अरेंज किए हाँ, गए, एक खास एयरपोर्ट के ऊपर उसको उतारा गया, वहां से मूव किया गया और वहां पे नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की गई, और वहां पे जाके ये सारी एक पैकेज डील तय हुई। हुँ, अब जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, जिसमें ये शामिल था कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, इमरान खान के ऊपर उतने ही मुकदमे बनाए जाएंगे जितने हम सब के ऊपर बनाए गए, नैब को खत्म किया जाएगा, हमारे मुकदमात खत्म किए जाएंगे, मरियम साहबा हुँ, को रिलीफ मिलेगा, सलमान शहबाज को मिलेगा, शहबाज शरीफ को मिलेगा, हमजा को मिलेगा, नवाज शरीफ को मिलेगा, और इमरान खान को प्रैक्टिकली जो हमारे साथ सारा कुछ हुआ है वो सारी चीजें रिवर्स होंगी। हाँ, और एंड के ऊपर यहां तक कहा गया कि जो बड़ी एक पोस्टिंग पाकिस्तान के अंदर होती है, जिसका हमेशा ही हाँ, मसाइल होते हैं, वो भी हमारी मर्जी के हिसाब आएंगे। अच्छा, हुँ, और आखिरी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाएगा। ये उस पैकेज डील का हिस्सा था। ये सारी चीजें करने वाले तो बाजवा साहब थे, लेकिन जो हाँ, बात आपने की बुनियादी, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर ना जी, इस तरह के नैरेटिव नून लीग हमेशा से चलाती रही है और उसकी बेनिफिशियरी भी किसी तरह रही है। किसी शख्स ने
हाँ, नवाज शरीफ साहब से पूछा कि मियां साहब, आप हर दफा हर आर्मी चीफ से लड़ाई करके बैठ जाते हैं, तो क्या आप इनके साथ चल नहीं सकते? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे जो कुछ मिला है ये लड़ाई में ही हुँ, मिला है। मैं भी हाँ, कैलकुलेटर लड़ाई लड़ता हूं और मुझे पता है कि इनको हैंडल कैसे करना है। हुँ, सो नवाज लीग ने एक बयानिया माजी करीब में वोट को इज्जतों का भी शुरू किया था। हाँ, फिर ये एंटी स्टैब्लिशमेंट भी हुआ करती थी, आपको पता है। हाँ जी, जब एंटी स्टैब्लिशमेंट से ये प्रो स्टैब्लिशमेंट हुई तो इनके पास कोई चूरन बचा नहीं बेचने के लिए। हुँ, और उसके बाद चूंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा बने, और गवर्नमेंट भी आपको पता है जिस तरह की गवर्नमेंट हाँ, इन्होंने ज्वाइन की बिल्कुल, और किस बिल्कुल, कास्ट के ऊपर की, हाँ, उसकी जो कास्ट और जितनी गालियां अब आवाम से पड़ रही हैं, उसके बाद एक इन्होंने कोशिश की कि एंटी स्टैब्लिशमेंट वाला बयानिया तो खत्म हो गया, वोट को इज्जत दो वाला भी हुँ, खत्म हो गया। अब हम कोशिश करते हैं कि शहबाज साहब को लॉन्च करके, डार साहब को लॉन्च करके गुड गवर्नेंस का एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान नाअहल था, वो हाँ, कुछ नहीं कर सका, और हम आए और हमने डॉलर नीचे ले आए और फलां कर दिया, और शहबाज शरीफ साहब की आनियां जानियां वगैरह। अच्छा, वो चूरन भी नहीं बिका। अब नून लीग को समझ नहीं आ रही कि वो किस बयानिया के साथ आगे बढ़े। उनके पास प्रैक्टिकली कोई बयानिया, कोई नैरेटिव है नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान के पास क्या है? एक ही वक्त में पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इन्फ्लुएंशियल एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, साबिक फौजी तमाम के तमाम उनके साथ खड़े हैं। हुँ, हुँ, ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम के तमाम उनके साथ खड़े हैं, अपने वसाइल के साथ। पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका था, जो सिस्टम से आइसोलेट था, जो सियासत में मुतहर्रिक नहीं था, जो नफरत करता था, जो वोट नहीं डालता था, वोट के दिन को पिकनिक के तौर पे मनाता था, वो हाँ, सारा का बिल्कुल, सारा बिल्कुल, उसने मोबिलाइज करके अपने साथ खड़ा किया हुआ है। वो तनख्वाहदार तबका, सफेद पोश और मिडिल क्लास, ये सारे के सारे मजहबी तबका जो यहाँ पे राइट विंग था, वो हमेशा स्टेब्लिशमेंट का टूल होता हाँ, था हाँ, और हर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो इस्तेमाल होता था। वो सारा का सारा तबका इमरान खान के साथ खड़ा है। एंटी ड्रोन एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो मुतासरा है वो सारी हुँ, जंग के, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल, उसके साथ खड़े हैं। एंटी अमेरिका एक स्ट्रॉन्स है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, बहुत बड़ी हेट है, वो सारे के सारे लोग उनके हुँ, साथ खड़े। फिर एंटी स्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के अंदर एक तबका है हाँ, और वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, ओपिनियन मेकर है। वो सारा का सारा इमरान खान की तरफ देख रहा है। तो इमरान खान बेयक वक्त को 12 किस्म के कार्ड्स हुँ, लेके, पॉलिटिकल कार्ड्स फिर लेके हुँ, खड़ा है, और साथ वो खुद एक हीरो है, उसका करिश्मा है। हाँ, वो फिजिकली अगर कंपैरिजन आप करें बाकी लोगों के साथ, तो इमरान खान फिजिकली इतना फिट है कि 72 साल की उम्र में वो रोजाना एक जलसा कर सकता है, वसाइल की उसको कमी नहीं। पिछले दिनों नोली के एक साहब मुझे मिले, वो कहते हैं यार पहले तो हम समझते थे कि फौज इनको पैसे देती है, अब हाँ, तो फौज के साथ भी लड़ाई है। हम हैरान इस बात पे हैं कि ये रोजाना एक जलसा कर कैसे लेता है। 20-30 कैसे करोड़ करें? रुपए की गेम होती है, ये 25-30 बिल्कुल, करोड़ रुपया आता कहाँ से है? अच्छा, हुँ, वसाइल का इशू नहीं, फिटनेस का इशू नहीं, स्पिरिट मौजूद है, दिमागी तौर पे ठीक है, और बाकी दूसरी तरफ आप फिजिकली फिटनेस के ऊपर चले जाएं, कि मैं कंपैरिजन एक तरह से कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल सही, किसी की दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी के घुटने नहीं कर रहे, कोई हुँ, ज़हनी तौर पे एक्सपायरी डेट में है, कोई जिस्मानी तौर पे, पॉलिटिकली एक्सपायरी हाँ, डेट पे पहुंचे हुए। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, तो इमरान खान कहाँ खड़ा है, ये साहबान कहाँ खड़े हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो बनती है। और फिर इन फ्रस्ट्रेशन हालात के अंदर अगर उन्हें क्या सी कि अगर गल साढ़े ते पै गई तो सुलह कर लो, अगर सुलह कैप्टन कर गल चली गई है किसाना साहब, हाँ, तो हाँ, मेरा ख्याल है फिर सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बताएँ कि इस वक़्त क्या सूरत-हाल आप देख रहे हैं? क्या नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं? और अगर आते हैं, तो क्या वो इस काबिल बना देंगे मुस्लिम लीग नवाज़ को कि वो खोई हुई जो उनकी गेम थी, वो वापस ले सके और उनको कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टेबल कम से कम पोज़ीशन मिल जाए आइंदा इलेक्शंस में, अगर होते हैं इलेक्शंस? देखिए जी, मेरा ख्याल है मुश्किल है। इसके इसके बावजूद कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने डेट अनाउंस कर दी है, वो आ रहे हैं। हुँ, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी वो सोच रहे हैं कि मैं वापस जाऊं या ना जाऊं। वो किसी हद तक हालांकि रिलीफ उन्होंने थोक के हिसाब से हासिल कर लिया है शहबाज शरीफ साहब के जरिए, लेकिन
जब मर्जी वो शबाशिर साहब की क्लास भी ले लेते हैं कि जी आपने गलत हाँ। किया, जी पार्टी को तबाह कर दिया, मेरा बयानिया आपने तबाह कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन तो ये बयानिया तबाह की बात जो आपने की थी, क्या उसमें ये भी आप शामिल कर रही हैं कि जो स्प्लिट के बारे में लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि स्प्लिट हो जाए? शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में बड़ी बातें आ रही हैं कि वो सोच रहे हैं इसमें से निकलना। तो और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 15-16 लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसके टुकड़े और हिस्से बखरे होने जा रही हैं? देखिए जी, सिचुएशन इसी तरह की है। कोई 25 लोग हैं एमएनएस जो पीटीआई के राब्ते में है, और पीटीआई की तरफ से रेजिस्टेंस है टिकट देने के ऊपर। कुछ लोगों को एडजस्ट करने के ये मूड में है, और कुछ लोगों को इमरान खान कहता है कि जी किसी सूरत में हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इन्होंने हमारी बड़ी माजी के अंदर ज्यादतियां की हुई हैं। हाँ, अब चॉइस पीटीआई के पास है। अच्छा, इसी तरह शायद खकान अब्बासी का इशू है, इसी तरह साद रफीक साहब के बयानात आजकल आप नोट करें। हाँ, हुआ बिल्कुल। ये है कि इतने क्राइसिस के बाद और तमाम के तमाम लोग साद रफीक साहब समेत ख्वाजा सत्ताक राना तनवीर तक, ये तमाम के तमाम लोग बुरे हालात में नून लीग के साथ खड़े रहे। खड़े नहीं। अब चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया मरियम साहबा को, तो पार्टी के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। वो सारे हाँ, के सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे बाल सफेद हो गए हैं, अब हमारे साथ इतना जुल्म और ज्यादती ना करें। ठीक है, पार्टी आपकी है, नवाज शरीफ के नाम के ऊपर पार्टी है, नाम ही इसका नवाज लीग है, लेकिन हमें हाँ, इतना जलील ना करें। मरियम साहबा की हम सारे इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनको हमारे सर के ऊपर ना बिठाएं। हुँ, ये ये एक रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा। ख्वाजा ठीक। साहब भी ये कह चुके हैं 4 दिन पहले कि मेरा दिल कर रहा है मैं सियासत छोड़ दूं। हाँ, अच्छा, वो चीचक ज़्यादा जमहूरियत की है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, और वो अलग होने जा रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आपसे शेयर करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, पीटीआई अपनी तरफ पैनिक है कि पीटीआई में हुँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन एक ही वक्त में यहाँ पे सारी पार्टियों के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हो रही होती है। एक हुँ, तरफ कराची में आप देखेंगे कि जमात इस्लामी आ रही है, नईमुर रहमान हाँ, साहब का एक पैकेज वहां पे उनको मिल गया है। मैं हुँ, इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ कि वो मेयर बनने जा रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, एक ही वक्त में हाँ, एमक्यूएम को इकट्ठा करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि उनके ऊपर पता नहीं कोई बड़ी ब्लेसिंग हो गई है और बड़ा उनको। अच्छा, साथ ही कराची उनसे लेके जमात इस्लामी को और हाँ, पीपल्स पार्टी को अलग से एक अपोजिशन, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पे। इसी तरह नून लीग के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है, पीटीए के अंदर भी जारी है, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी जारी है, और पंजाब के अंदर भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नून लीग आपको कट टू साइज मिलेगी, पीटीआई कट टू साइज मिलेगी, एक नया ग्रुप खड़ा किया जाएगा और जो इलेक्टेबल्स का होगा, और वो पीटीआई के अंदर डिसाइड, से? वो पंजाब के अंदर वो ग्रुप साउथ ग्रुप पंजाब? डिसाइड करेगा कि पंजाब में हुँ, आइंदा गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और पंजाब के उस ग्रुप की बेस के ऊपर फेडरल में एक गवर्नमेंट कैसे बनेगी, जो कि उनका एमपीएस का और एमएनएस का एक बड़ा ग्रुप होगा। माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट कोई 60-70 बंदों के ऊपर हमेशा ही खिलती रही है कि उनकी मनोवरिंग हाँ। से चीजों को, अब मेरा ख्याल है वो तादाद को 100 के लगभग होगी। तो वो चीजें बस ऐसे ही चलती रहेंगी जी। इसका मतलब है कि जो हमारे पॉलिटिकल इंजीनियर हैं, वो अभी तक एपॉलिटिकल नहीं हुए। नहीं, ये हुँ, मेरा ख्याल है बड़ी हुँ, मासूम सा सवाल और मासूम सी हुँ, हुँ, ख्वाहिश हुँ, है आपकी, मेरी और इमरान खान हाँ, साहब की, जो कभी कैसे हो जाए? हमारी जिंदगी में तो ये पूरी नहीं होने वाली। उसकी एक बुनियादी वजह है हुँ, कसाना हुँ, साहब, जिसको समझने की शायद जरूरत है। हुँ, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हैं या नहीं है, या हट जाएंगे या नहीं हटेंगे इंजीनियरिंग से, बेसिकली उनकी सर्वाइवल की ये लड़ाई है जी। हाँ, उनके मसाइल इतने हैं, फंड्स इतने चाहिए, साइज इतना बड़ा हो गया है, चीजें, वो सारा हुँ, उनकी सर्वाइवल के लिए मेरा ख्याल है बिल्कुल। ये चलें, छेड़छाड़ छोटी ये मोटी ये करनी छेड़-छाड़ पड़ी। चलती रहेगी और हम भी छेड़-छाड़ करते रहेंगे। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई। इंशाल्लाह आपसे थैंक यू, राब्ता भी रहेगा और इंशाल्लाह थैंक दोबारा मैं आपको ज़हमत दूँगा, हम गपशप लगाएँगे इंशाल्लाह। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के थैंक लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेश रो, तू दानी हिसाब कम व बेश रो। मुझे इसराक साना को ज़ुल्फ़िकार राहत साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।